व्यूअर्स، उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत के बाब 6 की तरफ चलते हैं कि बाब 6 में क्या होने वाला है, देखते हैं। इसने अपनी आंखें खोल दी। पता नहीं वो सब कुछ सोचते सोचते रात किस वक्त सोई थी। आंख खुलते ही वो एक बार फिर वहीं पहुँच गई। हर चीज़ इतनी ही ख़राब, इतनी ही बदसूरत थी जितनी रात को थी। काश सब कुछ ख्वाब होता, सब कुछ, जहाँ ज़ेब, ईमान अली, ये ज़िंदगी, सब अगर ऐसा होता तो अभी आंखें खोलने के बाद मैं किस कदर खुश और मुतमिन होती। इसकी आंखों में चुभन हो रही थी। आंखें बंद करके इसने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने पोपोटे छुए। सूजी आंखों ने इसे एक बार फिर याद दिलाया कि वो रात को रोती रही थी। फिर इसे ये भी याद आया कि इसे आज क्या करना है। सामने दीवार पर लगा हुआ क्लॉक 9 बजा रहा था। कमरे में फैली हुई रोशनी से बुरी लग रही थी, बिल्कुल ज़िंदगी की तरह। चंद मिनट वो खाली और जहनी की कैफियत के साथ कमरे को देखती रही। दीवार, खिड़कियाँ, छत, फर्श, सब कुछ यहीं होगा। सब बस कुछ देर बाद मैं यहाँ नहीं होंगी, ना ही दोबारा कभी आऊँगी, इसने सोचा। बाहर से बातों की आवाज़ें आ रही थीं, मध्यम आवाज़, छोटे छोटे कहके, खामोशी, और फिर एक बार फिर आवाज़ें। और ये सब कुछ मैं ज़िंदगी में आखिरी बार सुन रही हूँ। इसने आवाज़ को पहचानने की कोशिश की। सफ़ीना के कहके पहचानने में देर नहीं लगी। इसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी, खिलखिलाती हुई, बेइख्तियार, रवां, शफ़ा। मोइन की बुलंद आवाज़, वही मखसूस ज़ीरो बम। साबिक़ का शस्ता लहजा, अम्मी की मध्यम आवाज़, इसकी समायतें हर आवाज़ को शनाख्त कर रही थी। फिर अचानक इसकी एक हार्ट बीट मिस हुई। कोई करंट इसकी सारी हिस्सियात बेदार कर गए। इसकी समायतों ने इन आवाज़ों में से एक आवाज़ को भी शनाख्त किया था। चंद लम्हों के लिए वो हिल नहीं सकी। क्या ये अलविजन है या फिर? इसने एक बार फिर इसकी आवाज़ को तलाश करने की कोशिश की। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आवाज़ एक बार फिर आई। इसने किसी बात के जवाब में कहा था। नंगे पाँव वो बेड से उठकर भागती हुई दरवाजे तक आई और एक झटके से इसने दरवाज़ा खोल दिया। कोई शिबा बाकी नहीं रहा, वो सामने मौजूद था। सबके साथ चाय का कप हाथ में लिए साकब की किसी बात पर मुस्कुराते हुए कहा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सब दरवाजे की तरफ मतवज्जा हो गए थे। वो भी इधर ही देख रहा था। लो, उम्मीद को जगाने का सोच रहे थे मगर वो खुद ही आ गई। अम्मी ने इसे देखते ही कहा। वो खुले दरवाजे के दरमियान खड़ी किसी बुत की तरह ईमान अली को देख रही थी। इसने ज़िंदगी में कभी अपने अलावा किसी से नफ़रत नहीं की थी, जहाँ ज़ेब से भी नहीं। इसका ख्याल था कि नफ़रत सिर्फ़ अपने आप से ही हो सकती है, मगर इस वक्त पहली बार इसे पता चला कि नफ़रत दूसरों से भी होती है, और इस नफ़रत की कोई हद होती है ना हिसाब। इस वक्त सामने कुर्सी पर बैठे हुए ईमान अली से इसने सिर्फ नफ़रत नहीं की थी, इसे घिन भी आई थी। वो इस पर थूकना भी चाहती थी और गालियाँ देना भी। इसका दिल ये भी चाहता था कि इस वक्त इसके पास सुलगते अंगारे हों जिन्हें वो ईमान अली पर फेंक दे, या फिर एक ऐसा भड़कता हुआ अलाव हो जिसमें वो इसे धकेल दे, या फिर इसके नाखून इतने लंबे हो जाएं जिनसे वो ईमान अली का पूरा चेहरा, पूरा जिस्म खरोच दे, इतना गहरा और इतनी बुरी तरह कि वो दोबारा कभी अपनी जगह से हिल भी ना सके। अस्सलामु अलैकुम, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। वो पलकें झपके बगैर इस पर नज़र जमाए चुपचाप इसे देखती रही। उम्मीद, सलाम का जवाब तो दो, इसकी अम्मी ने जैसे इसे याद दिलाने की कोशिश की थी। एक मक्कार, धोखेबाज, जलील और कमीने यहूदी पर मैं अल्लाह की रहमत तो नहीं भेजूंगी, इसने जहरीले अंदाज में सोचा। इसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर ज़रूर था जिसने ईमान को यकदम संजीदा कर दिया। ईमान भाई अभी आधा घंटा पहले आए हैं आपको लेने। मैं इन्हें बता रहा था कि आज उम्मीद भी वापस लाहौर जा रही थी। लगता है तुम दोनों फ़ोन वगैरह के बगैर ही कोई वायरलेस टाइप का राब्ता रखे हुए हो। मोइन यकीनन मजाक कर रहा था। वो कुछ कहे बगैर एक झटके से पलटकर वापस कमरे में आ गए। ये इनको क्या हुआ? साकब ने कुछ हैरान होकर इसे इस तरह खामोश से वापस जाते हुए देखकर कहा। ईमान हैरान नहीं हुआ। वो नाराज़ है, मैंने आपको बताया ना, मैं कुछ मसरूफियात की वजह से इससे रब्ता नहीं कर सका। फ़ोन ना करने पर ही वो नाराज़ होकर यहाँ आ गई है। मैं मना लेता हूँ, चाय का कप रखते हुए ईमान ने कहा और मुस्कुराते हुए उठकर खड़ा हो गया। उम्मीद ने अंदर कमरे में इसकी आवाज़ सुनी। तुम कैसी हो? ईमान ने इसे मुखातब किया। वो चुपचाप इसे देखती रही। ये शख्स मेरी ज़िंदगी में क्यों आया? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, अपनी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ दी, और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी कुर्बानी के बदले में तुमने मेरे मुकद्दर में ये शख्स लिख दिया, एक यहूदी जिसके साथ 1 साल से रह रही हूँ, ये सोचते हुए कि इसने मेरे लिए अपना मज़हब छोड़ दिया है। क्या इससे बेहतर जहाँ ज़ेब नहीं था वो कम अज़ कम मुसलमान तो था। इसके साथ जाने पर मुझे कोड़े लगते, संसार किया जाता, मगर मेरा ईमान तो रहता। मेरे सामने ये शख्स तो ईमान बनकर ना आता। इसने बेइख्तियार अल्लाह से शिकवा किया था। मैं जानता हूँ उम्मीद, तुम नाराज़ हो, लेकिन कुछ हालात ही ऐसे थे कि मैं तुमसे रब्ता नहीं कर सका। आज ही पाकिस्तान आया हूँ और आते ही तुम्हें लेने आ गया हूँ। अब इसने इसके करीब आकर माजरत की। इसका दिल चाहा वो इसे धक्के देकर इस कमरे और इस घर से निकाल दे, इससे चिल्ला चिल्ला कर बताए कि वो इसके बारे में सब कुछ जान चुकी है, मगर वो ये भी जानती थी कि वो ये सब कुछ कह सकती है न कर सकती है। इस कमरे से बाहर कुछ लोग खड़े थे जिनके लिए इसने सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की थी,
جن کے خوابوں کو تعبیر دیتے دیتے وہ اس مقام پر آ کھڑی ہو گئی تھی۔ اب ان لوگوں کے سامنے وہ بھکاری بن کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ 10 سال میں دی جانے والی خوشیوں کو وہ ایک لمحے میں چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی بھی تو ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی میں بہت بار اس نے صبر اور خاموشی سے کام لیا تھا۔ اس بار اسے صبر نہیں، صرف خاموشی اختیار کرنی تھی، چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، پھر ہمیشہ کے لیے۔ یہ یہاں نہ آتا تو بھی مجھے مرنا تھا، یہ یہاں آ گیا ہے تو بھی مجھے مرنا ہے، مگر اب اکیلے نہیں۔ ہر شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے، مجھے بھی خود ہی کرنی ہے۔ بدلہ لینا ہے مجھے بہت سی چیزوں کا۔ اس شخص کی موت یہ کام کرے گی۔ ڈینٹل ایڈگر سے یہ شخص ایمان کبھی نہیں بن سکا، مگر اس زندگی میں اس کی موت اسے میرا ایمان بنا دے گی۔ اس نے اس کے چہرے پر مسکراتے اور چمکتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ آئی ایم سوری، وہ اب معذرت کر رہا تھا، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ تم اس طرح سے رابطہ ختم نہیں کر دوں گا۔ آج تمہارے ساتھ میرا ہر رابطہ ختم ہو جائے گا اور اس بار یہ کام تم نہیں میں کروں گی۔ اس نے اس کی معذرت پر سوچا تھا۔ کیا تم ابھی بھی ناراض ہو؟ اس نے اب امید کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے چاہے جسے ایک جھٹکا دے کر پیچھے ہٹی۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، تم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، وہ اس سے دور ہٹ کر بولی تھی۔ تم اب ناراض نہیں ہو؟ نہیں۔ ایمان کچھ مطمئن ہو گیا۔ لاہور واپس جا کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ امریکہ میں کیا ہوا۔ تم نے اپنا بیگ تو تیار کر لیا ہوگا، امی بتا رہی تھیں کہ تم بھی آج واپس جا رہی تھی۔ مجھے بھی آج ہی واپس جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے لاہور میں۔ پلین میں آج ہی مجھے سیٹیں نہیں مل سکیں، اس لیے میں نے ڈیوو کی بکنگ کروائی ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ وہ اسے اپنا پروگرام بتا رہا تھا، وہ اپنا پروگرام طے کر رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب آ گیا تھا، اسے ایک بار پھر اس کے وجود سے اتنی ہی گھن آئی تھی۔ اس بار اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اس نے بڑی نرمی سے اس کے دائیں گال کو اپنے ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا، میں تمہیں 1 ماہ اور 4 دن کے بعد دیکھ رہا ہوں، کیا محسوس کر رہا ہوں بتا نہیں سکتا۔ سب کچھ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر پھر بھی تمہیں دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا ہے، اتنا سکون کہ… اس نے ایک جھٹکے سے اپنے گال سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور پھر اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ مجھے تیار ہونا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ایمان کا رد عمل دیکھے بغیر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی تمہیں 1 ماہ 4 دن کے بعد دیکھ رہی ہوں، کیا محسوس کر رہی ہوں میرے لیے بھی بتانا مشکل ہے، مگر پھر بھی تمہیں دیکھ کر مجھے اتنی اذیت اور بے عزتی کا احساس ہو رہا ہے کہ… اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے سوچا۔ ایمان کہہ رہا ہے کہ اسے ابھی واپس جانا ہے، مگر میں اسے کہہ رہی تھی کہ اتنی جلدی کیا ضرورت ہے، کل چلا جائے۔ امی نے اس کو باہر آتے دیکھا تو اس نے کہا، نہیں، ہمیں آج ہی جانا ہے، اسے کوئی ضروری کام ہے لاہور میں، اس لیے آج ہی جانا پڑے گا۔ اس نے کہا، مگر پلین کی سیٹیں بھی نہیں مل سکی، سڑک کے ذریعے جانے میں بہت وقت لگے گا اور تھک بھی جاؤ گے۔ امی فکر مند تھیں۔